नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का बीजगणित का विषय। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बीजगणित क्या है और इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, आज हम कक्षा 8 के लिए बीजगणित का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। क्या नाम है? बीजीय व्यंजक। आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में बीजगणित के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है। बीजगणित के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि बीजगणित को शुरुआत कहां से होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गणनाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं वो गणित होती है, और गणित की वह शाखा जिसमें हम चर और अचर राशियों का अध्ययन करते हैं और उनके मध्य होने वाली संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम बीजगणित कहते हैं। तो देखिए, बीजगणित के अंदर राशियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। एक तो होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। अब चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, इन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो अचर राशियां होती है वे जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो, जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी अचर राशियों के अंतर्गत आती है। इसमें उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 ... मतलब सभी प्रकार की संख्याएं इसमें अचर राशि के अंदर काउंट होती है। बात करते हैं चर राशियों की, तो इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर आते हैं, जैसे कि x आ गया, y आ गया, z आ गया, a b c, जो भी है x y z, ये सभी अक्षर चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। हम बीजीय व्यंजकों की बात करते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो देखिए, मैंने आपको दो राशियों के बारे में बताया, चर और अचर राशि। जो चर राशियां होती हैं वे x y z a b c यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जबकि अचर राशियों में वे सभी संख्याएं आ जाती है जो अंकों से संबंधित होती है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करेंगे? बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? देखिए, यदि चर व अचर इन दोनों राशियों के मध्य यदि कोई संक्रिया स्थापित कर दें। अब संक्रिया क्या होती है? तो देखिए, हम बात करते हैं संक्रिया की। तो संक्रिया क्या होती है? यहां पर हम अगर संक्रिया की बात करें तो योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन। देखिए, संक्रिया क्या होती है? योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन, ये चारों क्या है? संक्रियाएं हैं। अर्थात योग का मतलब होता है जोड़। मैं यहाँ पर सामान्य भाषा में लिख देता हूँ, योग का मतलब होता है जोड़, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, और गुणन का मतलब होता है गुणा, और विभाजन का मतलब होता है भाग। तो देखिए, संक्रिया का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यदि चर और अचर दोनों राशियों के मध्य योग हो, व्यवकलन हो, गुणन हो या विभाजन हो, इस प्रकार से यदि कोई भी संक्रिया लागू हो तो इस प्रकार से जो व्यंजक बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा x + 2। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है x + 2। अब ये x + 2 में हम देख रहे हैं कि x तो है चर राशि, x तो यहाँ पर क्या है? चर, जबकि 2 क्या है? अचर।
और इनके मध्य संक्रिया हो रही है, ये क्या हो रही है, योग। तो देखिए चर और अचर के मध्य योग की संक्रिया हो रही है, तो हम यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक इसको नाम देंगे, व्यंजक को बीजीय व्यंजक। क्या नाम देंगे, बीजीय व्यंजक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बीजीय व्यंजक। अर्थात किसी भी चर राशि और अचर राशि के मध्य अगर कोई भी संक्रिया लगी हो, चाहे वो योग हो, व्यवकलन हो, गुणन हो या विभाजन हो, अगर इन चारों में से कोई भी संक्रिया लागू होती है तो इस प्रकार से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। तो देखिए x + 2 को यदि हम x - 2 लिखें तो भी ये बीजीय व्यंजक है। अगर इसको x के साथ में 2 को गुणा करें तो इससे हमें 2x प्राप्त होता है, ये 2x भी क्या है, बीजीय व्यंजक। और यदि हम इसको x/2 लिखें तो ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि चर और अचर राशि के मध्य कोई भी संक्रिया लगाने के पश्चात जो व्यंजक बनता है उस व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक कंडीशन आपको जरूर पता रहनी चाहिए, यहां पर मैं स्टार लगा के लिख देता हूं कि किसी भी बीजीय व्यंजक के लिए चर राशि का होना आवश्यक है। देखिए किसी भी बीजीय व्यंजक के लिए चर राशि का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बीजीय व्यंजक में चर ही नहीं होगा तो फिर वह व्यंजक बीजीय व्यंजक ही नहीं होगा। अर्थात हम बात करें कि कोई भी संख्या, जैसे हमने ले लिया 5, तो ये 5 क्या बीजीय व्यंजक है, तो इसके लिए हम आंसर देंगे नहीं, 5 बीजीय व्यंजक नहीं है। यदि हम कहें कि x बीजीय व्यंजक है तो हम कहेंगे कि ये बीजीय व्यंजक है, हाँ यह बीजीय व्यंजक है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर राशि का होना अति आवश्यक है, जबकि अचर राशि हो या नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजीय व्यंजक के लिए चर का होना अति आवश्यक है। अर्थात वे सभी व्यंजक जिसमें चर उपस्थित हो और कोई संक्रिया योग, व्यवकलन, गुणन या विभाजन लग रही हो तो इस प्रकार का व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। आगे चलते हैं। देखिए अब हम बीजीय व्यंजकों की बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूं कि जैसे कि x ये बीजीय व्यंजक है, तो अब यहाँ पर देखो, इसको देखने पर हमें पता चल रहा है कि इसमें पद कितने हैं। तो ये कितने पद क्या है, इसमें एक ही पद है। यदि हम इसको x + 2 लिखें तो यह 2 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, 2 पद। परंतु यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यदि हम 2 को गुणा करें x से तो ये बनता है 2x। यहाँ पर ये जो 2x है इसको 2 पद न बोलकर कितने पद बोलेंगे, 1 पद। कितने पद बोलेंगे, 1 पद बोलेंगे। जबकि यदि ये x - 2 है तो भी ये कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। कितने पद होंगे, 2 पद। और अगर ये x/2 है, अगर ये x/2 है तो इसमें भी कितने पद होंगे, 1 पद। इसमें भी कितने पद होंगे, 1 पद होंगे। कितने पद होंगे, इसमें भी 1 पद होंगे। देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, इस बात से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर यदि योग की संक्रिया लागू हो रही है तो पदों की संख्या भी बढ़ती है, और व्यवकलन की संक्रिया लागू हो रही है तो भी पदों की संख्या बढ़ती है, जबकि गुणन और विभाजन में पद एक ही रहता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम कोई भी बीजीय व्यंजक लेते हैं और उसको लिखते हैं x + 3 + y + z, इस प्रकार से यदि कोई बीजीय व्यंजक हम बनाते हैं तो इस व्यंजक के लिए हम कह सकते हैं कि ये कितने पदों का व्यंजक है, तो ये 4 पदों का व्यंजक है। ये कितने पदों का व्यंजक है, 4 पदों का व्यंजक है।
4 पदों का व्यंजक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर योग की संक्रिया लागू हो रही है और योग की संक्रिया के साथ में इसमें कितने पद आ रहे हैं? 4 पद। इसलिए कितने पदों का व्यंजक हो गया? 4 पदों का। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे हम लिखें x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3, यहां पर अगर इस व्यंजक की बात करें हम, तो ये भी कितने पदों का व्यंजक है? 4 पदों का व्यंजक है। कितने पदों का व्यंजक है? 4 पदों का व्यंजक है। कितने पदों का व्यंजक है? 4 पदों का। तो देखिए हमने अब तक जो सीखा है उसमें क्या सीखा है कि बीजीय व्यंजक के लिए चर राशि का होना आवश्यक है और चर और अचर दोनों यदि संक्रिया के रूप में है तो भी वह क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। और हमने देखा कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में योग और व्यवकलन की संक्रिया लग रही है तो पदों की संख्या भी बढ़ती है, जबकि गुणन और विभाजन के व्यंजक में पदों की संख्या एक ही रहती है। कितनी मानी जाती है? एक ही मानी जाती है। देखिए जैसे अगर हम x गुणा y गुणा z करें तो यहाँ पर हम इसको गुणा करने के पश्चात x y z के रूप में ही व्यक्त करते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं? x y z के रूप में ही इसको व्यक्त करते हैं। और ये कितना पद माना जाता है? ये सिर्फ एक ही पद माना जाता है। कितना पद माना जाता है? ये एक पद माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या का निर्धारण योग और व्यवकलन की संक्रिया के आधार पर होता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पदों के आधार पर, किसके आधार पर? पदों की संख्या। देखिए आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहां लिखते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के प्रकार। देखिए किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर पदों की संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजकों के प्रकार। तो देखिए यदि एक पद का व्यंजक है तो उसे हम कहेंगे एक पदी व्यंजक। कैसा व्यंजक? एक पदी व्यंजक। यदि 2 पदों का व्यंजक है तो हम उसे कहेंगे द्विपदी व्यंजक। क्या कहेंगे? द्विपदी व्यंजक। और यदि 3 पदों का व्यंजक है तो हम उसे कहेंगे त्रिपदी व्यंजक। क्या नाम देंगे? त्रिपदी व्यंजक। और यदि पद 3 से अधिक हो जाते हैं फिर हम उसे नाम देते हैं बहुपदी व्यंजक, या हम संक्षिप्त रूप में बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुपद भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यदि इनके उदाहरणों की बात करें तो देखिए जो एक पदीय व्यंजक होते हैं उसके अंदर हम लिख सकते हैं अकेला चर एक पदीय व्यंजक है, अकेला y एक पदीय व्यंजक है। यदि हम इसको गुणन के रूप में लिखते हैं तो भी ये एक पदीय व्यंजक है। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो भी ये एक पदीय व्यंजक है। यदि इसको हम x/2 के रूप में लिखते हैं तो भी ये एक पदीय व्यंजक है। बात करते हैं द्विपदीय व्यंजकों की, तो ये योग या व्यवकलन के साथ में आएगा। यदि हम लिखें x+3 तो यहाँ पर ये कितने पदों का व्यंजक हो गया? 2 पदों का, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विपदीय व्यंजक। इसके अलावा यदि मैंने लिखा 3 - x तो ये भी 2 पदों का व्यंजक है। अगर इसकी जगह मैं लिखूं x - y तो भी ये कितने पदों का व्यंजक है? 2 पदों का व्यंजक है। अगर त्रिपदों की बात करें तो हम यहाँ पर लेंगे x + y + z, अर्थात 3 पद योग के रूप में आएंगे। या फिर इनको हम ऐसे लिखें x - y - z, ये भी कितने पदों का व्यंजक हो गया? 3 पदों का व्यंजक हो गया। आज बात करें बहुपद की, तो यदि सीधी सी बात है 3 से अधिक पद हो जाए, 3 पद का भी बहुपद ही हम कह सकते हैं। 3 से अधिक हो गए तो भी वो बहुपद होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2x + 7y
माइनस 3xy प्लस 4 कितने पदों का व्यंजक हो गया? 4 पदों का। देखिए एक पद का एक पदीय, अगर 2 पदों का है तो भी ये बहुपद ही माना जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो गई तो 2 पदों का बहुपद है, 3 पदों का बहुपद है, और ये जब पदों की संख्या ज्यादा हो जाए तो बहुपद होगा ही होगा। तो इस आधार पर मैंने आपको बहुपद के कितने प्रकार बता दिए हैं? 4 प्रकार। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक। आगे चलते हैं। देखिए आपका जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, अब बीजीय व्यंजकों के बारे में आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब जो विशेष बात आपको समझानी है वो ध्यान से सुनना। देखिए हम आपके लिए जो भी लेकर आए हैं वो आपके लिए सरल, सुगम और सबसे सटीक तरीका लेकर आए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। आपके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 8 के बच्चों के लिए जो सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है वो बीजीय व्यंजक माना जाता है, और इसलिए हम सबसे पहले आपके लिए बीजीय व्यंजक का टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए यहां से हम संक्रियाएं लगाना सीखेंगे। जैसे कुछ इसके नियम आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको भविष्य में पढ़ने के लिए आसानी रहे। देखिए नियम, और नियम क्या है? नियम यह है समान, पहला नियम यदि हम लिखें कि समान चर जुड़ते हैं तथा घटते भी हैं। पहला नियम है कि समान चर जुड़ते भी हैं और घटते भी हैं। कैसे जुड़ते हैं, घटते हैं? तो देखिए आपके सामने मैंने लिखा कि यदि हम 2x में जोड़ दें 3x, 2x में क्या जोड़ दें? जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि हम 2x में 3x जोड़ दें, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने जो नियम लिखा है उस नियम पर जाइए। समान चर जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? समान चर, ओनली चर जुड़ते हैं। तो यहां पर चर क्या है? x। यहां भी चर क्या है? x। क्या है? x। दोनों में प्लस के दोनों तरफ जो संख्याएं लिखी हुई है उसमें दोनों में ही चर क्या है? x। तो समान चर है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह क्या है? x। अब देखिए इधर कितने x है? 2x। इधर कितने x है? 3x। तो 3x और 2x मिलकर कितने हो गए? 5x हो गए। कितने x हो गए? 5x हो गए। आगे बात समझ में? देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि मान लो मैंने लिखा 5y प्लस 7y, यदि हम इनको देखें तो देखिए क्या आंसर आने वाला है? 5y प्लस 7y। तो पहला नियम अपना कहता है कि समान चर जुड़ते हैं तथा घटते भी हैं। तो यहां पर देखिए चर क्या है? y। चर क्या है यहाँ पे? y। और दोनों में y चर है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इधर y कितने हैं? 5। इधर y कितने हैं? 7। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा? 12y। आगे बात समझ में नहीं आई तो फिर एक बार और समझते हैं। देखिए अब आपको मैं सामान्य भाषा में बताता हूं। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि, मान लो मैं ही आपसे कहता हूं कि मेरे पास 5 आम है। कितने आम है? 5 आम है। और मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरे पास 7 आम है। अब बताओ हम दोनों के पास कुल कितने आम हुए? तो हम कहेंगे 7 और 5 12 आम। कितने आम हो गए? 12 आम हो गए। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि 5 आम है और 7 केले हैं, तो क्या आप इनको 12 आम बोल सकते हो या 12 केले बोल सकते हो? क्या ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आम आम रहेगा, केला केला रहेगा। उसी प्रकार से चर राशियों में भी x x रहेगा, y y रहेगा, z z रहेगा। मतलब x से x ही जुड़ेगा, y से y ही जुड़ेगा, z से z ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रकार के आंसर क्या है? गलत है। ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। 5 आम प्लस 7 केले ही रहेंगे। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब घटाने की बात करें तो मैंने लिखा
5x माइनस 3x। दोनों में समान चर है कि नहीं है? समान है ना। देखिए यहां भी x है, देखिए यहां भी x है और यहां भी क्या है? x है। तो दोनों जगह x है, तो 5x में से 3x को घटाएंगे तो आंसर में कितने x आ जाएंगे? 2x आ जाएंगे। कितने x आ जाएंगे? 2। घट गया है, क्यों? क्योंकि दोनों में चर कैसे हैं? समान। अब समान चर है, लेकिन अगर मान लो यहां पर मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं और यहां लिखता हूं 7x माइनस 2y, क्या ये घट सकते हैं? बताइए, क्या ये घट सकते हैं? घट सकते हैं क्या? ये नहीं घट सकते हैं। क्यों नहीं घट सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो चर है x, दूसरी तरफ चर है y। वही बात हो गई 5 आम 7 केले। 5 आम 7 केले, वही बात आ गई है। जैसे यहाँ पर आम और केले दोनों आपस में जुड़ के ना तो दोनों आम बन सकते हैं ना दोनों केले बन सकते हैं। उसी प्रकार x x रहेगा, y y रहेगा। इनको ना जोड़ सकते हैं ना इनको घटा सकते हैं। तो आपको पहला नियम आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड नियम की। दूसरा नियम कहता है समान चर गुणा करने पर, समान चर गुणा, एक मिनट, समान चर गुणा होने पर उनकी घातें जुड़ जाती है। देखिए समान चर गुणा होने पर उनकी घातें जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है? तो आगे बात करते हैं। देखिए मान लो मैंने लिखा x की घात 2 गुणा x की घात 3, x की घात 2 गुणा x की घात 3। तो देखो सबसे पहले नियम पर फोकस करो। नियम लिखा हुआ है समान चर गुणा होने पर उनकी घातें जुड़ जाती है। समान चर, देखिए तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां भी चर x है और यहां भी चर x है। x की घात यहां 2 है और यहां x की घात 3 है। तो बताओ दोनों चर समान है कि नहीं है? समान है। समान है तो क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो चर तो x ही रहेगा। चर तो क्या रहेगा? x ही। लेकिन इनकी घातें जुड़ जाती है, इनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो देखिए x की घात कितनी हो जाएगी? 5। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने लिखा y की घात 2 गुणा y की घात 4, y की घात 2 गुणा y की घात 4। देखिए यहाँ पर चर क्या है? y। इधर भी चर क्या है? y। जब दोनों y है, समान चर है, गुणा हो रहे हैं, तो बताओ इनकी घातें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? और जुड़कर कितनी हो जाएगी? y की घात 4 प्लस 2 कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अर्थात समान चर यदि आपस में गुणा होते हैं तो गुणा होने पर उनकी घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लेकिन यदि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यदि यहां पर मैं समान चर के बजाय इस प्रकार से ले लूं x की घात 2 गुणा y की घात 2, तो क्या ये आपस में गुणा होकर घातें जुड़ जाएगी? क्या नहीं जुड़ेगी, क्योंकि बात वही आ गई है कि यहाँ पर दोनों चर अलग अलग है, एक x है तो दूसरा y है। तो इनको हम हमेशा गुणा करके, देखिए आपको एक बात और पता रहनी चाहिए कि जब चर राशियों का गुणा करते हैं तो चर आपस में गुणा होने के पश्चात इनके मध्य से गुणा का चिन्ह हट जाता है और इनको बिना गुणा के चिन्ह लगाए भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि x की घात 2 और y की घात 2। तो यहाँ पर यदि आपको भविष्य में कभी कोई भी चर राशियां बिना चिन्हों के साथ में लिखी हुई मिल जाए
तो समझ जाना कि दोनों चर आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। इसी तरह यदि किसी चर और अचर राशि को गुणा करते हैं, देखिए यहां पर मैं आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि यहां पर मैं 4 को गुणा करता हूं x की घात 2 से, किससे गुणा करते हैं, x की घात 2 से गुणा करते हैं, तो देखिए जब 4 को x की घात 2 से गुणा करते हैं तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि चर और अचर राशि को गुणा करने पर इनके मध्य का गुणा चिन्ह हट जाता है और हम इनको बिना चिन्ह के साथ में 4x² दोनों को आपस में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि गुणा के रूप में यदि किसी चर और अचर के मध्य कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानते हैं, गुणा, या दोनों चरों के मध्य भी कोई चिन्ह नहीं है तो उसे हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। आगे बात समझ में, देखिए तो यहाँ पर जब हमने असमान अचर लिए तो इन अचरों से गुणा करने पर वही की वही संख्या हमें लिखनी पड़ गई। गुणा करके इसको हम x की घात 4 या y की घात 4 नहीं लिख सकते क्योंकि चर अलग अलग है। देखिए आगे चलते हैं, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, समान चर, समान चर, समान चरों का भाग करने पर उनकी घातें घट जाती है। समान चरों को गुणा का भाग करने पर उनकी घातें घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए मैंने लिखा x की घात 5 भाग x की घात 2। देखिए चर यहाँ क्या है, x है, यहाँ चर क्या है, x है, दोनों समान चर है और दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा लग रहा है, भाग का चिन्ह लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसका भाग करते हैं तो समान चर होते हैं तो इनकी जो घातें होती है वो क्या होती है, घट जाती है। अर्थात x की घात 5 में x की घात 2 का भाग लग रहा है तो हम इसको लिखेंगे x की घात 5 में से 2 गया तो x की घात 3 इसका आंसर आएगा। 3 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि कोई चरों के भाग है तो हम उनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ आ गया x की घात 7 बटे x की घात 2। देखिए x की घात 7 बटे x की घात 2 मतलब चर ऊपर भी x है नीचे भी चर क्या है, x है, दोनों समान चर है और समान चर है बटा का मतलब होता है भाग। तो यहां पर भी हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, x की घात 7 में से 2 गए तो 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 नियम आपको पता रहने चाहिए चर और अचर राशियों के। एक विशेष बात आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर स्टार लगा के लिख देता हूं। एक विशेष बात आपको याद रखनी है और वो क्या याद रखनी है कि किसी चर व अचर राशि को गुणा करने पर अचर राशि आगे व चर राशि पीछे लिखी
जाती है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है किसी चर व अचर राशि को गुणा करने पर अचर आगे व चर राशि पीछे लिखी जाती है। कैसे? देखिए जैसे मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 4 गुणा x गुणा y। यदि हम इसको गुणा करते हैं तो इसका गुणा के रूप में लिखने पर 4 गुणा x गुणा y को हम लिखेंगे 4xy। अच्छा यहाँ तो मैंने देखिए 4 को ऑलरेडी आगे लिखा है तो आगे आ गया। आप ये कहोगे सर आगे लिखा हुआ था, आगे लिखना ही था। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं x गुणा 3 गुणा y गुणा 2। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार यदि हम गुणा करते हैं तो हम देखेंगे 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 को सबसे पहले लिखेंगे, 6 को सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद में x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। आगे बात समझ में? मतलब अचर राशि को आगे लिखना है और चर राशि को पीछे लिखना है। ठीक है, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई है और अब आपका नया टॉपिक चलेगा बीजीय व्यंजकों का योग। बीजीय व्यंजकों का योग। देखिए ये टॉपिक आज हम चालू करने वाले हैं। बीजीय व्यंजकों का योग कैसे किया जाता है। देखिए आपको मैंने एक पद का योग तो बता ही दिया है। देखिए एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल एक पदी का एक पदी से। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एक पदी का एक पदी से योग। एक पदी का एक पदी से योग। तो देखिए जैसे मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3x गुणा करने पर उत्तर आया 5x। जैसे कि आपको मैंने नियमों में बताया था दोनों समान चर है, जुड़ जाएंगे 3 और 2 5x। इसी प्रकार एक और संख्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं 6x प्लस 13x। इनको भी यदि गुणा करते हैं तो कितने आ जाएंगे? पहले संख्याओं इधर x है इधर भी x है, दोनों समान चर है। 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 19x। आगे बात समझ में? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए मैंने लिखा 13y प्लस 15y और देखने पर हमें पता चल रहा है कि दोनों में समान चर है। तो जब समान चर होते हैं तो इनको जोड़ लेते हैं। 15 और 13 कितने हो गए? 28 हो गए। और क्या जोड़ रहे हैं? y। तो हम लिख देंगे 28y। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आगे चलते हैं और लिखेंगे बहुपद का बहुपद से योग। बहुपद का बहुपद से योग। देखिए बहुपद का बहुपद से योग कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे मान लो मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x प्लस 7y माइनस 4 तथा
5x माइनस 2y प्लस 7 को जोड़िए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 3x प्लस 7y माइनस 4 तथा 5x माइनस 2y प्लस 7 को जोड़िए। तो देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या है। देखो हम जब संख्याओं को जोड़ते थे तो क्या करते थे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, संख्याओं को जमाते थे और फिर सबसे पहले इकाई को जोड़ते थे, फिर दहाई को जोड़ते थे, फिर सैकड़े को जोड़ते थे, लास्ट में जो संख्या होती थी उसको जोड़ते थे हासिलों के साथ में। वो का वही काम यहाँ पे करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे सामने दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, एक बीजीय व्यंजक तो ये रहा और एक बीजीय व्यंजक ये रहा। इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पहला बीजीय व्यंजक है उसको लिख देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हल। हल करते हैं हम। देखिए तो सबसे पहले हम पहले बीजीय व्यंजक को लिख देंगे 3x प्लस 7y माइनस के 4, लिख दिया। अब इसके पश्चात अब जब दूसरे बीजीय व्यंजक को हम लिखेंगे तो जैसे हम संख्याओं में ध्यान रखते हैं कि इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई लिखना है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखना है, उसी प्रकार इसमें ध्यान रखना है कि x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा और अचर राशि के नीचे अचर राशि आएगी। आगे बात समझ में, मतलब समान चर के नीचे समान चर ही आएगा। x चर है तो उसके नीचे x चर ही आएगा, y चर है तो उसके नीचे y चर ही आएगा, और यदि अचर राशि है तो उसके नीचे अचर राशि ही आएगी। तो देखिए ये 5x है, किसके नीचे आएगा, 3x के नीचे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5x। फिर 2y माइनस का 2y है, ये कहां जाएगा, 7y के नीचे, तो माइनस के 2y। फिर प्लस का 7 है तो ये 4 के नीचे आएगा, प्लस के 7। जोड़ने के लिए हम लाइन खींचते हैं। अब इनको जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है आपके सामने x। क्या आ रहा है, x। देखिए सबसे पहले आपके सामने आ रहा है x। क्या आ रहा है, x। इधर भी x है, इधर y है, ये y है। तो सबसे पहले x को जोड़ेंगे। बताइए 3x प्लस का है माइनस का है, तो प्लस का है। 5x भी प्लस का है माइनस का है, तो प्लस का है। और जब दो संख्याएं एक ही समान चिन्हों की होती है तो आपस में जुड़ जाती है। यदि दोनों संख्याएं प्लस में है तो भी जुड़ेगी, दोनों संख्याएं माइनस में है तो भी जुड़ेगी। तो यहाँ पर 3x और 5x दोनों ही प्लस की संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाएगी। 5x और 3x कितने x हो गए, 8x। कितने x हो गए, 8x। आगे चलते हैं, 7y प्लस का है माइनस का है, प्लस का है। 2y प्लस का है माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है। तो देखिए 7y तो प्लस का है, 2y माइनस का है। और जब विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं आपस में संक्रिया द्वारा देखी जाती है तो उन संक्रियाओं को हम देखने पर क्या पता लगाते हैं कि यदि प्लस और माइनस दो अलग अलग संख्याएं साथ में आ रही है तो ऐसी संख्याओं को हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 2 है। 7 में से 2 गया तो 5, लेकिन 7 प्लस की संख्या है और प्लस की संख्या बड़ी होती है तो उत्तर भी प्लस में आता है, बड़ी संख्या माइनस होती है तो उत्तर भी माइनस में आता है। तो यहाँ पर जो 7 में से 2 गया तो 5y, 5y प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 5y। 5y कैसे आया, 7y के में से 2y को घटाया तो हमारे पास 5y आया। प्लस का क्यों आया चिन्ह, क्योंकि ऊपर प्लस का 7 है, नीचे माइनस का 2y है। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए यहाँ पर y भी 5y भी प्लस का ही आया है। आगे देखिए नीचे प्लस का 7 है, ऊपर माइनस का 4 है, रहने दो। ऊपर जो भी है नीचे जो भी है उनको रहने दो। हमें क्या ध्यान रखना है, यदि अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। और यदि बड़ी संख्या घटाते समय यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर भी प्लस का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। यहाँ 7 प्लस का बड़ा है तो 7 में से 4 गया तो प्लस के 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गई बात। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा 9x माइनस 13y प्लस 8 तथा 3x प्लस 7y
-14 को जोड़िए, देखिए आपके सामने दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़िए। तो बताओ, जोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो पहला आपका व्यंजक दे रखा है, इस बीजीय व्यंजक को नीचे उतार दो वैसे के वैसे। तो मैंने लिखा 9x माइनस के 13y और प्लस के 8 लिख दिया। अब दूसरे बीजीय व्यंजक को उतारेंगे। उतारने का तरीका, जैसे इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई लिखते हैं, वैसे ही इसमें चर के नीचे चर आएगा। समान चर के नीचे समान चर ही आएगा। जैसे कि सबसे पहले x 9x आ रहा है, तो इधर इस बीजीय व्यंजक में से 3x पहले आएगा और 9x के नीचे ही उसको लिखेंगे। फिर प्लस का 7y है, तो y के नीचे आएगा प्लस का 7y। फिर माइनस के 14 है, तो ये 8 के नीचे आएंगे माइनस के 14, और फिर हम इसके नीचे लाइन खींच देंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर आ रहा है जोड़िए। क्या आ रहा है? जोड़िए। तो जोड़ने के लिए हम चिन्ह नहीं बदलते, जैसा है वैसे के वैसे ही उसको हल कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है x। ये 9x प्लस का है माइनस का है, आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है। 3x प्लस का है माइनस का है, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस का ही माना जाएगा। अब बताओ, दोनों ही प्लस के हैं तो जोड़े की कठाई, तो जोड़ना पड़ेगा इनको। तो 9 में 9x और 3x जोड़ के कितने x हो गए? 12x। कितने x हो गए? 12x। आगे चलते हैं। 13y यहाँ पर माइनस का है और 7y यहाँ पर प्लस का है। 13y तो माइनस का है, 7y प्लस का है। एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, घटाते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अब घटाएंगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या कौन से चिन्ह की है, माइनस की है या प्लस की है। तो यहाँ देखिए, ये जो 13 है ये माइनस का है, ये 7 है ये प्लस का है, मतलब बड़ी संख्या माइनस की है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। क्यों? जब माइनस संख्या में से प्लस की संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या माइनस की होती है तो उत्तर भी माइनस का ही आता है। और 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6 और y। आगे देखिए, इधर प्लस का 8 है और माइनस के 14 है। फिर से माइनस की संख्या बड़ी आ गई, 14 में से 8 गया तो कितने बचे? 6। लेकिन 6 किसके आएंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो माइनस के 6, और ये हो गया आपका उत्तर। आगे बात समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए, एक संख्या लेते हैं। मान लो मैंने लिखा माइनस के 8x प्लस के 3y माइनस के 7 तथा (13x माइनस के 8y प्लस के 15 को जोड़िए। माइनस के 8x प्लस 3y माइनस 7 तथा 13x माइनस 8y प्लस 15 को जोड़िए। फिर से जोड़ने का क्वेश्चन आ गया। देखिए, अब तो आपको चित्र पता लग ही गया होगा करना क्या है। तो देखिए, आपके सामने एक बीजीय व्यंजक तो ये दे रखा है, दूसरा बीजीय व्यंजक ये दे रखा है। दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं और इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? जो बीजीय व्यंजक पहले आ रहा है उसको लिख देते हैं, माइनस के 8x प्लस के 3y और माइनस के 7। अब दूसरा बीजीय व्यंजक नीचे उतारेंगे तो जहां x है वहां x उतरेगा, मतलब 13x माइनस के 8y, y के नीचे y आ गया और संख्या के नीचे संख्या आ गई। ठीक है, और नीचे लाइन खींच देंगे क्योंकि उत्तर लिखना है। और जब जोड़ करते हैं तो हम चिन्ह बदलते नहीं है, जैसे है वैसे के वैसे ही रखना पड़ता है। तो देखिए, इसको हल करते हैं। बताइए, 8x किसका है? माइनस का। 13x किसका है? प्लस का।
अब हम देख रहे हैं कि ऊपर तो माइनस का चिन्ह है, नीचे प्लस का है, मतलब इसको जोड़ें कि घटाएं। देखो यहाँ प्रश्न में तो लिखा हुआ है जोड़ कीजिए, प्रश्न में तो क्या लिखा हुआ है, जोड़िए, लेकिन चिन्हों पर निर्भर कर रहा है कि जोड़ना है या घटाना है। और चिन्हों पर निर्भर कैसे कर रहा है, आपको क्या ध्यान रखना है, यदि चिन्ह दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ेगा, दोनों अगर माइनस के भी हैं तो भी जुड़ेगा। यदि एक चिन्ह माइनस का है, एक चिन्ह प्लस का है, अर्थात अलग अलग चिन्ह है, उसी स्थिति में हम उन संख्याओं को घटाएंगे। नहीं तो यदि दोनों माइनस है तो भी हम जोड़ेंगे, दोनों प्लस है तो भी हम जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8x तो माइनस का आ रहा है और 13x प्लस का आ रहा है, तो 13 में से 8 गए तो 5। बताओ प्लस का आएगा या माइनस का, तो यहाँ पर किस आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, तो प्लस का बहुमत अधिक है, इसलिए यहाँ पर प्लस के 5x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस के 5x। आगे देखिए इधर आ रहा है प्लस का 3y, इधर आ रहा है माइनस का 8y, फिर से अलग अलग चिन्ह है, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। अब देखिए प्रश्न है जोड़ने का, लेकिन घटाते जा रहे हैं, तो बताओ किस पर निर्भर कर रहा है, चिन्हों पर। चिन्हों पर आपको ध्यान रखना है कि जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का या प्लस का, माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। तो देखिए 8 में से 3 गया तो क्या कितने बचेंगे, 5, और y तो साथ में आएगा ही आएगा। आगे देखिए प्लस का 15 है, माइनस का 7 है, तो 15 प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर में भी प्लस आएगा, और 15 में से 7 गया तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने लिखा -7x प्लस 9y माइनस 18 तथा 5x माइनस 10y प्लस 17 को जोड़िए। -7x प्लस 9y माइनस 18 तथा 5x माइनस 10y प्लस 17 को जोड़िए। जोड़ते हैं, आइए सबसे पहले यहां लिख देते हैं हल। देखिए सबसे पहले तो देखिए हमारे पास एक बीजीय व्यंजक तो यह है और दूसरा बीजीय व्यंजक यह है। दोनों ही बीजीय व्यंजकों में हमें x, y और अचर राशियां दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि सबसे पहले तो जो पहला बीजीय व्यंजक है उसको हम लिख लेते हैं माइनस के 7x प्लस के 9y और माइनस के 18। दूसरा बीजीय व्यंजक इसके नीचे आएगा, अर्थात x के नीचे x मतलब 5x आएगा यहाँ पे, फिर माइनस के 10y आएगा y के नीचे और प्लस के 17 आएगा 18 के नीचे, और हम नीचे एक लाइन खींच देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहली बात वही जो हम देखते आए हैं कि हमारे सामने दिख रहा है कि x नीचे भी x, 7x किसका है, माइनस का, 5x किसका है, प्लस का, और जब माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह आते हैं तो जोड़ते हैं घटाते हैं, घटाते हैं, तो 7 में से 5 गया तो 2, लेकिन 2 लिख तो देंगे पर माइनस का आया या प्लस का, तो बड़ी संख्या 7 है या 5 है, 7 किसकी है, माइनस की, तो माइनस के 2x लिखेंगे। कितने x लिखेंगे, 2x। आगे देखिए प्लस का तो 9 है और माइनस का 10 है, बड़ी संख्या 10 या 9, 10, और 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस के 10 में से प्लस का 9 गया तो माइनस का 1। और आपको ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि जब किसी भी चर राशि के साथ में 1 आता है तो 1 को हम लिखते नहीं है, बल्कि उसको ऐसे करते हैं कि 10 में से 9 गया तो माइनस, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 1 y बचेगा तो उसको 1 नहीं लिखेंगे, केवल y लिख देंगे। और यहाँ 17 प्लस का है, 18 माइनस का है, तो माइनस के 18 में से प्लस के 17 गए तो माइनस का 1 बचता है। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
आशा करता हूँ आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। जो आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, इस टॉपिक के अंदर आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में बताया गया है और आपको हमारी तरफ से पूर्ण जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप इन एग्जाम्पल्स की सहायता से, जो उदाहरण मैंने आपको कराए हैं, इन उदाहरणों की सहायता से आप जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।